जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक शानदार वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भारत की। दोस्तों, आप सब न्यूज़पेपर के माध्यम से या विभिन्न चैनलों के माध्यम से ये देख पा रहे होंगे कि आजकल वैश्विक स्तर पर भारत की बातें बहुत अधिक हो रही हैं। वो चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, रशिया हो, इजराइल हो, इन सभी के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर चाइना हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये सभी भारत की कहीं न कहीं बात करते हुए नजर आते हैं और भारत के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रभावित नजर आते हैं। दोस्तों, एक बड़ी ही मशहूर कहावत आपने सुनी होगी कि बातें उसी की होती हैं जिसमें कुछ बात होती है। तो आखिर वो क्या बातें हैं जो भारत की इतनी बात हो रही है, उसी के संबंध में ये वीडियो है। विस्तार पूर्वक आज बात होगी भारत की। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, आपसे गुजारिश करूंगा कि पूरी तरह से भारत को समझना चाहते हैं तो आज ये जो भारत की बात इस वीडियो में हो रही है, इसको पूरा और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे दावा करता हूं कि आपके पास कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स और तर्क होंगे जो भारत की बातें कहीं भी चलेंगी तो आप दृढ़ता पूर्वक भारत की विशेषताओं को, भारत में ऐसी क्या खासियतें हैं जो भारत की बातें होनी चाहिए, उसको बड़े ही अच्छे से और आत्मविश्वास के साथ रख पाएंगे। तो चलिए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। अपनी भारत की बात को प्रमाणित करता हुआ एक छोटा सा द हिंदू न्यूज़पेपर की कटिंग से बात की शुरुआत करूंगा। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक, पहले इस पूरी खबर को मुझे पढ़कर आपको समझाने दीजिएगा, फिर अंत में मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों वैश्विक स्तर पर भारत लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण होता जा रहा है। उसका एक ये नमूना भर है। आइए देखते हैं। इंडिया हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिजॉल्विंग गाजा वायलेंस, ब्रिंगिंग एड पैलेस्टाइनियन पीएम मुस्तफा। इसका अर्थ यह है कि इंडिया जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है गाजा में हिंसा को खत्म करने के लिए, और ब्रिंगिंग एड जो सहायता है, राहत के लिए सहायता है, उसको बढ़ाने में भी भूमिका निभा सकता है। ऐसा स्टेटमेंट पास किया है फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा ने। अब फिलिस्तीन क्या है, अगर ये जानना चाहते हैं आप कि फिलिस्तीन आखिर एक राष्ट्र के तौर पे आज है भी या नहीं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ और वीडियो हैं जो फिलिस्तीन के इतिहास के ऊपर हैं, उनको जा करके आप देख लीजिएगा तो फिलिस्तीन आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, इजराइल की जो मुख्य भूमि आप देख रहे हैं, उस पे आप भूमध्य सागर के तटवर्ती हिस्से में इजराइल का एक छोटा सा एक भूखंड का एक पार्ट पाएंगे। इजराइल का पार्ट आप उसको नहीं बोल सकते क्योंकि वो ही फिलिस्तीन है। आप गाजा पट्टी नाम से एक छोटी सी जो है भूमि का टुकड़ा पाएंगे, और साथ ही इजराइल के और जॉर्डन के मध्य में आप वेस्ट बैंक नाम से एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा पाएंगे। उन्हीं दोनों टुकड़ों को मिला करके फिलिस्तीन कहा जाता है, जो कि पहले एक पूरा राष्ट्र था जहां आज इजराइल है। ठीक है, पूरी कहानी समझना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दिया हुआ है उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए पहले इस न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से कुछ बातें कर लेते हैं। दोस्तों, यहां पर लिखा है कि इंडिया एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है गाजा में वायलेंस को खत्म करने के लिए, ऐसा फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुस्तफा ने कहा है एक लेटर में, जब वो प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाई के लिए एक पत्र लिख रहे थे। तो उस पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि आप फिलिस्तीन यानी कि हमास और इजराइल के बीच जो गाजा में युद्ध चल रहा है उसको समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन द लेटर डेटेड जून 12, तो ये 12 जून का लेटर है जिसमें मुस्तफा ने डिस्क्राइब किया कि इजरायली एक्शन जो है फिलिस्तीन के अगेंस्ट हो रहा है और वहां पे कत्ले आम की स्थिति बनी हुई है, जिसके लिए महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक है कि वहां पर सीज फायर तुरंत होना चाहिए। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, एक्सेलेंसी यानी कि मान्यवर, माननीय, एज ए ग्लोबल लीडर, इस बात को समझिए, एज अ ग्लोबल लीडर, एक वैश्विक नेता के तौर पे इन्होंने, पीएम मुस्तफा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक वैश्विक नेता कह के संबोधित किया है अपने लेटर के अंदर, और एंड नेशन दैट वैल्यूज ह्यूमन राइट्स एंड पीस, भारत को यह संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर मानवाधिकारों और शांति की रक्षा की जाती है और आप ऐसे राष्ट्र होने का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में ये बात कही और भारत के बारे में बात कही।
इंडिया होल्ड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ब्रिंगिंग एन एंड द जेनोसाइड इन गाजा। तो गाजा के अंदर जो नरसंहार हो रहा है उसको रोकने में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इट इज इम्परेटिव फॉर इंडिया यूटिलाइज द डिप्लोमेटिक चैनल टू कॉल फॉर एन इमीडिएट सीजफायर, increase humanitarian aid to Gaza to help alleviate the shuttering, said पीएम मुस्तफा। उन्होंने अपने लेटर में गाजा के अंदर भारत को अपने सभी डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल करके अति शीघ्र युद्ध में सीज फायर करवाने के लिए उन्होंने बात कही है। आगे भी उन्होंने यही बातें कही हैं। दो लेटर उन्होंने लिखा था। पहला लेटर लिखा था प्रधानमंत्री जी को और दूसरा लेटर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा था। उसमें भी फिलिस्तीन के अंदर जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं उनके द्वारा जो भारत के आर्मी कर्नल थे अनिल काले, उनका जो है, जो कि यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्स की तरफ से एक सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए थे, वहां पर पीएम मुस्तफा ने ऐसा कहा है कि ये उनका वहां पर मर जाना, यानी कि उनकी मृत्यु जो हो गई थी अनिल काले जी की, जो भारत के कर्नल थे, उसको कहा है एक आरोप लगाते हुए कि इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो कहीं न कहीं उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार हैं, अनिल काले की हत्या के लिए। ठीक है, आगे भी उन्होंने इंडिया से बहुत सारी बातें कही हैं कि आप इस युद्ध के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करके आप इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। और यहाँ पर भारत के बारे में, फिलिस्तीन और इजराइल और हमास को लेकर के भारत क्या सोचता है, यहाँ पर न्यूज़पेपर के अंदर ये बताया गया है कि भारत मेंटेन्ड इट्स लॉन्ग हेल्ड पोजीशन ऑन ए टू स्टेट सोल्यूशन। भारत हमेशा से इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के होने को मान्यता देता है। वो कभी भी ये नहीं कहता कि सिर्फ इजराइल होना चाहिए या सिर्फ फिलिस्तीन होना चाहिए। भारत टू नेशन थियरी की बात करता है, यानी कि दोनों देश होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा एक प्रमाण प्रस्तुत किया मैंने कि भारत दुनिया के लिए क्यों मैटर करता है। एक प्रमाण और आगे दूंगा आपको जिससे समझ में आएगा। फिलहाल आइए हम बात करते हैं कि भारत को किन आधारों पर इतना आखिर वजन में लिया जाना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर। तो वो आधार क्या क्या है उसको हम कुछ टेक्स्ट के माध्यम से आपसे डिस्कस करते हैं। बहुत ही बढ़िया कंटेंट है, आप उसको चाहें तो किसी निबंध में, किसी मेंस यूपीएससी वगैरह के आप आंसर राइटिंग के अंदर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर उन कुछ आधारों को, कुछ पॉइंट्स को हम शामिल कर रहे हैं जिसके आधार पर भारत को एक वैश्विक शक्ति और भारत के राष्ट्राध्यक्ष को एक वैश्विक नेता के तौर पर कंसीडर किए जाने में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एंड फिगर्स प्रोवाइड करते हैं। पहली बात क्या है, तो पहला एक आधार है कि भारत एक आर्थिक शक्ति है। भारत दोस्तों विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत का आईटी उद्योग विश्व में अग्रणी है। सॉफ्टवेयर विकास और आईटी सेवाओं में भारत की प्रमुख भूमिका रही है, जिससे दुनिया की कंपनियों में हमारे आईआईटीएन जो हैं वो सर्व कर रहे हैं। तो हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय ये भी है कि हम एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति है और पूरी दुनिया में हम महत्वपूर्ण स्किल्ड लोगों को प्रोवाइड करते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे आईआईटीएंस, आईआईएम्स वाले और भी कई डॉक्टर्स हुए, वो दुनिया के अलग अलग विकसित देशों को सर्व कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज अर्थव्यवस्था की बात करें तो हम दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमसे आगे सिर्फ जापान और जर्मनी है, जापान और जर्मनी है, और उसके आगे हैं चाइना और अमेरिका। यानी कि हम इस समय 5वें नंबर पर आते हैं और ऐसा कयास लगाया जा रहा है। और कयास ऐसे ही नहीं लगते हैं, कयास कुछ आधारों पर लगते हैं। विश्व की अनेक संस्थाएं जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, जो हमेशा अर्थव्यवस्था पर नजर रखती हैं, वो कहती हैं कि 2026 में भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा, जिसमें जापान और जर्मनी को वो पीछे छोड़कर जस्ट चाइना के बाद आने लगेगा। तो दुनिया में सबसे नंबर 1 इकोनॉमी है अमेरिका की, एंड सेकंड चाइना की है, और थर्ड अपनी यानी कि इंडिया की होगी 2026 तक। ठीक है, तो ये पहला आधार हो गया जो दुनिया में भारत को एक मजबूत राष्ट्र के तौर पे पहचान दिलाने का कार्य करता है। दूसरी बात है भारत की भौगोलिक स्थिति। दोस्तों एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका के बाजारों तक आसान पहुंच हो सकती है भारत की, क्योंकि भारत दुनिया के एक ऐसे हिस्से पर स्थित है। ठीक है, हिंद महासागर में भारत की स्थिति को उसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर नियंत्रण प्रदान करती है, जो व्यापार और सुरक्षा दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब इस बात को भौगोलिक स्थिति कितनी स्ट्रांग है, इसके लिए आपको ले चलते हैं एक मैप की तरफ। उसके बाद आपसे डिस्कस करेंगे
तीसरा स्तंभ जो भारत को एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर आपको प्रमाण प्रस्तुत करेगा। आइए पहले सबसे पहले भारत की लोकेशन दुनिया के अंदर देखते हैं। तो भारत किस तरह से कनेक्टिविटी प्रदान करता है एशिया, मध्य एशिया और अफ्रीका के बाजारों तक। आइए पहले मैप देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने खुलकर आ गया है दुनिया का मैप। अब दुनिया में हम भारत को देखेंगे। ये रहा हमारा प्यारा भारत और ये रहा इंडियन ओशियन। आप समझिएगा, यहाँ पर अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के देश हैं जिसमें ब्राजील, बोलीविया, अर्जेंटीना, वेनेजुएला वगैरह है। ये अफ्रीका है आपका, ये रशिया है और ये यूरोप है। ठीक है, आप यूएसए ऐसे लिख देता हूं, यूरोप, ठीक है, दक्षिण अमेरिका, अमेरिका, ये है अफ्रीका आपका, अफ्रीका, ये हो गया एशिया, महाद्वीपों की बात कर रहा हूं, ये महाद्वीप हो गया एशिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और यहां पर आपको इंडोनेशिया दिख रहा है। चाइना को समझिए आप पहले। देखिए यूएसए दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है, ठीक है, और सेकंड पे है चाइना, दुनिया की नंबर 1 आर्मी, हर तरह की सैन्य ताकत में नंबर 1 है अमेरिका, एंड सेकंड पर आता है रशिया, एंड थर्ड पर आता है चाइना। लेकिन कहीं ना कहीं रशिया की इकोनॉमी बहुत वीक होने की वजह से, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र में काफी नजदीक पड़ता है रशिया, तो इसलिए वहां पर इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने के लिए उतने ज्यादा संसाधन उपलब्ध नहीं है। लेकिन चाइना इस समय दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है और कहीं ना कहीं इकोनॉमी सेकंड लार्जेस्ट होने की वजह से चाइना रशिया को अब पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और उम्मीद है कि जो रशिया का दबदबा एक समय में हुआ करता था कि जो अमेरिका के सामने रशिया खड़ा होता था, और वो काम कुछ ही समय बाद चाइना करने लगेगा। ये बात यूएसए को अच्छे तरह से पता है कि चाइना अब रशिया वगैरह से इकोनॉमी के मामले में तो बहुत आगे गया है, डिफेंस के मामले में भी बहुत जल्द बहुत आगे चला जाएगा। तो यूएसए को इस बात की टेंशन है, एक तो इकोनॉमी में भी ये हमारे करीब पहुंच रहा है, दूसरे सैन्य क्षमता बची है तो उसमें भी ये कहीं न कहीं आ रहा है हमारे बराबरी पर। तो एक ऐसा समय कहीं ना आ जाए कि ये हमसे कहीं चाइना जो है आगे न निकल जाए, तो यूएसए को इस बात की चिंता है। अब चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए उसी का कोई प्रतिद्वंदी और पड़ोसी देश चाहिए यूएसए को। कहा जाता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो यूनाइटेड क्योंकि इंडिया और चाइना की राइवलरी है, आप सब जानते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूटेड है यहाँ से, तो बखूबी अमेरिका जानता है कि चाइना से भारत की बनती नहीं है और भारत को भी विकास करना है और कम से कम एशिया के अंदर एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभरना चाहता है भारत, एशिया में नंबर 1 होना चाहता है और इवन की दुनिया में भी भारत को अपनी धमक बनानी है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो भारत को बहुत आगे ले जा सकते हैं और अमेरिका का हर तरह का साथ भारत को बहुत आगे ले जा सकता है। भारत को भी ये बात अच्छे से पता है, इसीलिए आजकल आप देख रहे होंगे कि भारत की बहुत ज्यादा बातें करता है यूएसए, और यूएसए के ही चलाए बसाए में नेतृत्व में रहता है दुनिया का ये वाला हिस्सा, और अफ्रीका का भी कुछ पार्ट, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका का भी कुछ पार्ट, क्योंकि आप सब जानते हैं कि दुनिया 2 विचारधाराओं में बटी हुई है। एक रूस के नेतृत्व में साम्यवादी विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा है, और दूसरी अमेरिका के नेतृत्व में है पूंजीवादी विचारधारा। ठीक है, और साम्यवादी चीन भी साम्यवाद को ही मानता है, इसीलिए रशिया और चाइना की आप देखते हैं बहुत ज्यादा बनती है। दुनिया के पूंजीवादी देश कभी भी नहीं चाहेंगे कि साम्यवादी देश दुनिया में किसी भी तरह से अपनी धमक को मजबूत बनाएं, इसलिए कहीं न कहीं इंडिया को यूएसए और यूरोप के यानी कि पश्चिमी देश जो है सपोर्ट कर रहे हैं। पश्चिमी देश दोस्तों देखिए, पश्चिमी देशों के पास क्या है, इक्विपमेंट है, अर्थव्यवस्था है, विकास है, वो एक विकसित राष्ट्र है, इसलिए भारत भी जो है इन देशों का सहयोग लेने में हिचकिचाता नहीं है। एक समय था जब नेहरू जी भारत को बहुत ज्यादा रशियन सेंट्रिक करके देखते थे, रशियन सेंट्रिक करके देखते थे, और चाइना से तो शुरू में उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर के चाइना से एक अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज तो निभाया था। लेकिन वो अलग बात है कि हमें चाइना ने 1962 जैसा एक जो है विश्वासघाती वॉर दिया, हमारे ऊपर थोप दिया, जब हमारी अर्थव्यवस्था और
सैन्य क्षमताओं के लिहाज से हम बहुत पीछे हुआ करते थे, तो चाइना तो हमारे साथ विश्वासघात कर चुका है और चाइना के साथ हमारी बहुत तगड़ी वाली दुश्मनी है। तो कहीं न कहीं हमें यूएसए और पश्चिमी देशों का समर्थन भी चाहिए, ठीक है? और पूरी दुनिया का ध्यान इस समय इस रीजन में जो है आ भी रहा है। इसलिए कहीं न कहीं भारत को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना को आगे नहीं आने देना चाहते। और इसी बात का फायदा उठाते हुए भारत की जो इस समय एनडीए गवर्नमेंट 10 सालों से सत्ता में है, जिसके नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने भी कहीं न कहीं अमेरिकन अप्रोच और यूरोपियन अप्रोच के साथ अपनी विदेश नीति को रन किया है। वैसे तो जब रशिया की बात आती है तो हम रशिया के मामले में भी काफी ज्यादा झुकाव दर्शाते हैं। तो हमारी कुल मिला के नॉन अलाइनमेंट का जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की पॉलिसी पर हम काम करते हैं, जो कि नेहरू जी ने दिया था 1962 में, जो कि होता है गुट निरपेक्षता, यानी कि जो साम्यवादी गुट है और पूंजीवादी गुट, इन दोनों किसी भी गुट में न रहना, बस अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दोनों ही ग्रुपों के साथ अपने संबंध को बहाल करना और अपने संबंधों की संकल्पना को तय करना। आई होप दोस्तों इतनी बातचीत के बाद तो आपको समझ में आ गया होगा कि रशिया, चाइना, इंडिया, यूएसए का क्या कनेक्शन है और कारण क्या है कि आजकल पश्चिमी देश भारत को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मैप के माध्यम से बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। और हाँ, व्यापार की दृष्टि से रास्ते देखें। अगर ये हिंद महासागर में भारत का दबदबा है, तो अगर आपको अफ्रीका जाना है तब भी हिंद महासागर से होकर जाना है। चाइना को जो है अफ्रीका जाना है तो हिंद महासागर से होकर जाना है। हालांकि चाइना आजकल पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक अपने सिंजियांग प्रांत से पहुंच बनाने के लिए सीपैक जरूर चला रहा है, लेकिन उस परियोजना को पूरा होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। हालांकि ये परियोजना पूरा होते ही चाइना को बहुत बढ़िया एक्सेस प्रदान करेगी जो है अफ्रीका के अंदर। ठीक है, तो आई होप इतनी बातों से आपको भारत का महत्व तो जरूर समझ में आया हो। चलिए कुछ और उदाहरण के रूप में आपको चीजें बताता हूं कि भारत इतना महत्वपूर्ण दुनिया के लिए क्यों हो रहा है। दोस्तों आई होप आपको इतने डिस्कशन के बाद बहुत सारी चीजें समझ में आए होंगी। आर्थिक शक्ति, भौगोलिक स्थिति हमने आपसे डिस्कस कर ली। अब आइए राजनीतिक स्थिरता और लोकतंत्र के विषय में समझते हैं। तो दोस्तों भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी राजनीतिक स्थिरता, लोकतांत्रिक वैश्विक स्तर मूल्य जो है वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसीलिए भारत दोस्तों वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ, विश्व व्यापार संगठन के साथ, G20 देशों के साथ और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर उभरता है। आप सब जानते हैं कि इस समय भारत के अंदर पिछले 10-12 वर्षों से एक स्थिर सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, एनडीए की गवर्नमेंट है, वो काफी स्थिर है। इसमें बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं है। हालांकि इस बार चुनाव के अंदर थोड़ी सी उथल पुथल हो सकती थी, लेकिन मामला संभल गया। ठीक है, तो एक राजनीतिक स्थिरता और लोकतंत्र जहां पर होता है, वहां पर दुनिया के देश अट्रैक्ट होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, साथ ही सांस्कृतिक संबंधों को बनाने के लिए अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वहां पर शांति और व्यवस्था जो है दुनिया के लिए सुनिश्चित होती है। चलिए आइए कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। देखिए, सांस्कृतिक प्रभाव, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो विदेश नीति है उसके दो आयाम देखते हैं। एक सॉफ्ट पावर होती है किसी भी देश की, एक हार्ड पावर होती है। हार्ड पावर के अंदर सैन्य क्षमता आती है, लेकिन सॉफ्ट पावर के अंदर आता है उस देश का सांस्कृतिक प्रभाव। जैसे कि भारतीय संस्कृति, बॉलीवुड, योग जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया, भारतीय व्यंजन यानी कि खान पान विश्व भर में, इन सभी चीजों का व्यापक प्रभाव है। बॉलीवुड के प्रभाव भी दुनिया से अछूता बिल्कुल नहीं है। भारत इसे अपनी सॉफ्ट पावर कह सकता है और विदेश नीति को जो है मजबूत करने में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है भारत की सॉफ्ट पावर। दोस्तों नेक्स्ट है इंडियन डायस्पोरा, यानी कि भारतीय कामगार जो दुनिया के अन्य हिस्सों में रहकर काम करते हैं। विश्व भर में भारतीय प्रवासी न केवल भारतीय संस्कृति का प्रसार करते हैं, बल्कि अपनी नई भूमिका में भी महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक योगदान भी देते हैं। तो इंडियन डायस्पोरा आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर हो या मतलब इस समय दुनिया के किसी भी देश के अंदर आप ले लेंगे तो भारत के व्यक्तियों की मौजूदगी और उनका प्रभाव उस देश में बहुत अधिक है। और अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की और यूरोपीय कंट्रीज की बात करें तो बहुत सारे भारतीय प्रवासी जो वहां जाकर के बस गए हैं, काफी लंबे समय से अपना कारोबार वगैरह कर रहे हैं, वहां की सदस्यता, नागरिकता उन्होंने ले ली है। वे उस देश की घरेलू राजनीति में भी काफी बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हुए हैं। चाहे आप मॉरिशस वगैरह के अंदर देखिए, और गुयाना के अंदर देखिए, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, कनाडा में देखिए, अमेरिका में देखिए, तो भारतीय लोग वहां की राजनीति में बहुत अच्छे अच्छे पोजीशंस पर बैठे हुए हैं, जो निश्चित तौर पर भारत के साथ उनके संबंधों को पॉजिटिव रूप से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आता है सुरक्षा और सैन्य ताकत की। आप सब जानते हैं कि दुनिया की एक बड़ी
आर्मी भारत के पास है और सैन्य क्षमता के लिहाज से भारत की रैंकिंग इस समय दुनिया में चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पर रशिया, तीसरे पर चाइना एंड चौथे पर हम यानी कि भारत। दोस्तों, भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। उसे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में ये सभी चीजें बहुत योग्य बनाती हैं। परमाणु शक्ति संपन्न है और दुनिया की चौथी बड़ी सेना है और नेवी भी हमारे पास अच्छी खासी है। बहुत बड़ा हमें एक्सेस मिलता है हिंद महासागर के अंदर। तो हम कहीं न कहीं हिंद महासागर के अंदर एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रोल में भी नजर आ रहे हैं और दुनिया में भी हम बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था में भूमिका निभाने में जो है अग्रणी है। दोस्तों, भारत कई देशों के साथ रक्षा सहयोग और साझेदारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और परिदृश्य में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इन बातों के बाद अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नीति और नेतृत्व के अंदर भारत का क्या योगदान रहा है। तो दोस्तों, ऐतिहासिक रूप से भारत नॉन अलाइंग मूवमेंट यानी कि भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन में अग्रणी रहा है। उसे विकासशील देशों के नेता के रूप में स्थान दिलवाया है। जो नॉन अलाइंग मूवमेंट है वो दुनिया में भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नॉन अलाइंग मूवमेंट आप सब जानते हैं, मैं बता चुका हूँ। गुट निरपेक्षता होती है जो किसी भी गुट जैसे कि साम्यवादी रशिया और पूंजीवादी अमेरिका, इन दोनों के गुटों में ना आकर के एक स्वतंत्र जो है राष्ट्र के रूप में अपनी विदेश नीति का संचालन करना ही नॉन अलाइंग मूवमेंट कहलाता है। दोस्तों, भारत बहुपक्षीय कूटनीति में विश्वास करता है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए प्रयासरत है और उसकी बढ़ती वैश्विक भूमिका को ये सभी बातें दर्शाती हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको इन सभी फैक्ट एंड फिगर से बातें समझ में आई होंगी कि भारत दुनिया के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है और ये जवाब मिला होगा इस सवाल का, जो सवाल था वाई भारत मैटर्स। वाई भारत मैटर्स नाम से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने एक बहुत अच्छी बुक भी लिखी है और इस बुक के अंदर उन सभी बातों को दर्शाया गया है जिससे भारत को एक दुनिया में मजबूत राष्ट्र कैसे, कौन से वो फैक्ट हैं, कौन से वो फिगर्स हैं जो बनाते हैं और क्यों दुनिया को भारत की बातें माननी चाहिए। और उस बुक के अंदर बहुत सारी भारत के स्टैंड्स दुनिया को लेकर के बताए गए हैं और शीघ्र ही उस बुक को मैं पढ़ने वाला हूं और उस बुक को पढ़ने के बाद उस बुक के बारे में भी जरूर आपसे चर्चा करूंगा। आई होप दोस्तों आपको इतने डिस्कशन के बाद आपको समझ आया होगा कि भारत दुनिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। कई बार हम देखते हैं कि विभिन्न यूट्यूब चैनल्स पर कोई भारतीय बात करता है, जैसे कोई पत्रकार उनसे पूछता है एक सवाल मजाक में कि भारत के बारे में कुछ बताओ, तो वो कहता है भारत दुनिया में नंबर 1। अब उससे पूछो कि किस बात में नंबर 1 है, तो उसके पास ऐसा कोई डाटा, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई तथ्य, तर्क ही नहीं होता जिससे वो बता पाए कि हाँ भारत इस मामले में दुनिया में नंबर 1 है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आई होप ये जो आपका डायलेमा है कि भारत किस बात में नंबर 1 है, कहाँ भारत दुनिया में स्टैंड करता है, वो चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, आइए कुछ और थोड़ा सा नमूना पेश करते हुए उसके बाद इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी 13 से 15 जून को इटली के अपुलिया में दुनिया के 7 विकसित राष्ट्रों का जो संघ है G7, उसकी मीटिंग होती है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य तौर पर एक गेस्ट के रूप में इनवाइट किया जाता है। कहीं न कहीं उनका इनवाइट किया जाना भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, आप इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, जिससे G7 में जाकर के नरेंद्र मोदी जी ने यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को सामने रखा, भारत के उद्देश्य को सामने रखा और दुनिया को लेकर के भारत के क्या विचार हैं, वो सभी चीजें यहाँ पर आपको पता चलेंगी। जैसे भारत 2070 तक अपने आप को कार्बन उत्सर्जन के मामले में नेट जीरो बनाना चाहता है और भी महत्वपूर्ण रूप से रोल प्ले कर रहा है भारत दुनिया के अंदर। चलिए थोड़ा सा कुछ और चीजें देखते हैं। जैसे देखिए G7 शिखर सम्मेलन के अंदर की कुछ और बातें यहाँ पर हैं। जैसे भारत एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को लेकर के इसमें प्रतिबद्धता जताई गई, जो कि भारत के अंदर जब भारत को G20 की अध्यक्षता 2023 में मिली थी, तो यहाँ पर भारत का यूरोप तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक गलियारे की बात की गई थी, जिसका नाम था पश्चिम एशिया यूरोप, भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा परियोजना, जिसमें सऊदी अरब, भारत, अमेरिका और यूरोप के बीच एक विशाल सड़क, रेल तथा पोत परिवहन तंत्र की परिकल्पना इसमें की गई थी, जिससे कि भारत की पहुंच यूरोप और अमेरिका के वैश्विक बाजारों तक अच्छे से हो सके। ठीक है, इस वीडियो को थोड़ा सा रोकिएगा और इस कटिंग को अच्छे से पढ़िएगा, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी।
यहाँ पर आप देखेंगे कि G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री जी दुनिया के किन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिले, कैसे उन्होंने आत्मीयता दिखाते हुए लोगों से बात की और दुनिया किस तरह से उनका वेलकम कर रही है, ये कहीं न कहीं भारत का दुनिया में बढ़ते कद को ज़रूर दर्शाता है। इसको भी जो है ये जो कटिंग्स हैं आप थोड़ा-सा पढ़िएगा ज़रूर वीडियो रोक करके। थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों थंबनेल में आपने देखा होगा हिंद प्रशांत क्षेत्र। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र रणनीति इंडो पैसिफिक रणनीति है यूएसए की। यूएसए अमेरिका इंडो पैसिफिक रणनीति का निर्धारण करता है और इंडो पैसिफिक रीजन यहाँ पर एक मैप के माध्यम से समझ लेंगे आप। ये जो गोल सर्किल आपको दिख रहा है, इस सर्किल के अंदर सभी देश इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जापान, चाइना, इंडिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन यानी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ करके ही इंडो पैसिफिक की संकल्पना का निर्धारण किया जाता है और इन्हीं देशों में जो है देशों की भू राजनीति से संबंधित है इंडो पैसिफिक रणनीति। इंडो पैसिफिक रणनीति को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बड़ा ही शानदार वीडियो इंडो पैसिफिक रणनीति पर है, उसको जा करके आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको इंडो पैसिफिक रणनीति समझ में आई होगी। आई होप दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको वाई भारत मैटर्स दुनिया के अंदर ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। और इस वीडियो में इतना ही, और किस तरह का कैसा लगा वीडियो आप प्रतिक्रिया अपनी जरूर दें, और किस तरह से अच्छा इसको बनाया जा सकता है वीडियोस को आप ये जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।